मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बोर्ड परीक्षा की शानदार तैयारी आप कर ही रहे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपको बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सेशन में। तो केमिस्ट्री की बहुत ही शानदार क्लास लेकर हाजिर हैं आपके लिए। तो उपसद संयोजक यौगिक का लगभग लास्ट ही क्या है, हमारा थ्योरी का टॉपिक है। इसके आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। इसके बाद हम बोर्ड परीक्षा वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि बोर्ड परीक्षा में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स हमारा है, यदि संकरण, यदि क्या हो, यदि संकरण D2sp3 या DsP2 हो, तब जब इस प्रकार का संकरण हो तब कह सकते हैं कि आंतरिक कक्षक, जो हमारा क्या होगा, आंतरिक कक्षक, आंतरिक कक्षक संकुल निम्न चक्रण संकुल होगा। क्या होगा, आंतरिक कक्षक संकुल या ये हमारा क्या होगा, जो संकुल क्या होगा, आंतरिक कक्षक होगा, आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल। यदि, या तो दूसरा पॉइंट है, अभी आपको उदाहरण से समझाएंगे, आपको क्या होगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा जाएगा। फिर करा यदि संकरण, यदि संकरण sp3d2 sp3d2 या sp3 इस प्रकार का हो तो बाहरी कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल, बाहरी चक्रण संकुल, बाहरी कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल होगा। बाहरी कक्षक संकुल या उच्च चक्रण। बाहर क्या होगा, उच्च है, अंदर है तो क्या होगा, निम्न है। अंदर रहेगा तो क्या होगा, कोई चीज़ अंदर है तो क्या होगा, निम्न रहेगा, और बाहर है तो क्या होगा, उच्च हो जाएगा। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, उच्च चक्रण संकुल। हम बाहरी और उच्च कह क्यों रहे हैं, बाहरी कैसे कह रहे हैं और उच्च कैसे कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा क्या है डी, यहाँ पर हमारा डी क्या है, देखिए दोनों में क्या है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो इसलिए क्या क्या आंतरिक कक्षक संकुल का है। इसमें डी क्या है, बाहर की तरफ, और इसमें डी है ही नहीं, तो मतलब डी हो या न हो लेकिन बाहर की तरफ हो तो इसे क्या कहेंगे, बाहरी कक्षक संकुल कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तब एग्जाम्पल समझते हैं, सबसे आसान तरीका एग्जाम्पल से ही आपको क्या होगा, अच्छे से क्लियर होगा कि कब इसे कहेंगे। तो हमने पढ़ा क्या बीबीटी में, बैलेंस बार्ट थ्योरी में, जो हमारा F में क्या था, F6 का पावर 3 माइनस, यह कौन सा कक्षक संकुल होगा, बाहरी होगा कि आंतरिक होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर इसका जो हमारा क्या है, F फ्लोरीन का क्या होगा, 6 -6 होगा, और ऊपर जगह हो जाएगा -3, Fe3 प्लस। तो Fe3 प्लस है तो हमारा हो जाएगा 4s0, और क्या Fe का कितना होता है, 26 होता है ना, परमाणु क्रमांक Fe 26 होता है तो क्या होगा, फिर हो जाएगा 3d6 आएगा, लेकिन क्या होगा, 2 यहाँ से निकल जाएगा, 1 यहाँ निकल जाएगा, तो हो जाएगा 3d5 बचेगा। तो आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके कक्षकों को भरेंगे। तो डी में 5, 1 2 3 4 5, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1
2 3 4 5। और यस में क्या है, यस में एक ही रहेगा ना, यस में एक कक्षक है डी, फिर क्या 4s, फिर 4p, p में कितने होंगे 3, 1 2 3। फिर जब क्या है ये हमारा 3d वाला क्या है 3d 5, जब 3d वाला क्या है भरा हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा 4d लेना पड़ेगा, 4d हमको क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है हमारा 3d क्या है कंप्लीट रूप से भरा हुआ है। 1 2 3 4 5। क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या एफ हमारा क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है जो हमारा 6F है ये हमारा क्या है कमज़ोर है, कमज़ोर ही तो है, मतलब तगड़ा तो है नहीं, इसलिए क्या ये जब कमज़ोर है तो यह क्या करेगा इसको यहाँ से अंदर इकट्ठा नहीं होने देगा, तो कमज़ोर प्रकार का है तो इसको क्या करेंगे, कमज़ोर प्रकार का क्या है लिगेंड है, जब तगड़ा लिगेंड रहता है क्या करेगा इसको खदेड़ देता है, इधर क्या करता है इनको युग्मित करता है, लेकिन क्या है कमज़ोर प्रकार का क्या है लिगेंड है तो यह क्या करेगा इनको यहीं पर यहाँ से क्या होगा इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब डी कक्षक में कोई प्रभाव नहीं डालेगा तो कितने कक्षक क्या करेगा यहाँ पर बनाएगा 6F है तो कितने बनाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा क्या क्या बना रहा है यस P3D2, तो ये हमारा क्या है बा है, यहाँ पर बाहरी वाले में क्या Sp3D2, तो बाहरी कक्षक संकुल है या उच्च चक्रण संकुल, तो कह सकते हैं कि बाहरी कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल, करण संकुल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या है 6F क्या दुर्बल है, 6F दुर्बल लिगेंड है, कमजोर मतलब दुर्बल, F क्या है हमारा दुर्बल लिगेंड है, जब ये दुर्बल है तो ये क्या करेगा इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने 2 पॉइंट तो देख लिए, अब तीसरा पॉइंट जो हमारा क्या है महत्वपूर्ण बुंदी में क्या 2 पॉइंट तो हमने देखा, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। उपसंयोजक यौगिकों के उपयोग, जो हमारे उपसंयोजक यौगिक हैं इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपसंयोजन यौगिकों के उपसंयोजन यौगिकों के उपयोग जो उपसंयोजन यौगिक हैं उनका उपयोग या महत्व, इनका महत्व क्या होगा या उपयोग क्या होगा। तो पहला पॉइंट जैसे निकिल या जर्कोनियम आदि को, निकिल जर्कोनियम आदि धातुओं को साफ करने में इन धातु को क्या करने साफ प्रक्रम करने में, जो हम निकिल धातु को साफ करने का जो प्रक्रम क्या कहलाता है माड प्रक्रम कहलाता है, माड प्रक्रम से क्या करते हैं इसको साफ कर सकते हैं प्रक्रम। तो ये क्या है, हमारा निकिल अशुद्ध है, निकिल में क्या करेंगे हम 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 अणु के साथ क्या करेंगे इसको गर्म करेंगे, तो हमारा निकिल CO4 क्या करेगा बना लेगा और
इसको क्या करेंगे, और अधिक गर्म करेंगे, अधिक गर्म कर देंगे तो हमारा शुद्ध निकिल और फिर ये 4 कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, हमको मिल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, अशुद्ध था, और हमारा क्या हो गया, शुद्ध प्राप्त हो गया। तो हम क्या कहेंगे, इसको टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। तो इसको हम, इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, निकिल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। या इसे क्या कर सकते हैं, धातु कार्बोनिल भी कहते हैं, या धातु कार्बोनिल, धातु कार्बोनिल। इसे क्या कर सकते हैं, धातु कार्बोनिल भी कह सकते हैं। फिर हमारा अगला इसमें है जल के शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में उपयोग होने वाला, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में उपयोग होने वाले SPM का फुल फॉर्म जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको SPM हम पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं। SPM को बनाने में, PM को बनाने में, तो SPM का मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी सेमी परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली बनाने में भी क्या किया जाता है, उपसर्ग संयोजक यौगिकों का यूज किया जाता है। तो मान लीजिए हमारा ये क्या है, तीसरा क्या है हमारा, एक मोटू सेट है। एक सेकंड, ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाए मानो, हमको तो बनाना ही नहीं आता है। मान लीजिए क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, इसका क्या है हमारा, इसका ब्लड है, इसके इस शरीर में क्या है, ये हमारा ब्लड, BLOOD ब्लड है। ब्लड में यदि क्या हो जाए, यदि क्या हो जाए इसमें, इसके ब्लड में क्या हो जाए, CO मिल जाए। ब्लड में क्या होता है हमारा, आयरन होता है, Fe। यदि क्या हो जाए, CO मिल जाता है, ये इसका महत्व है। यदि क्या होगा, CO मिल जाएगा तो क्या करेगा, इसको रक्त को क्या करेगा, जमा देगा, और जमा देगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा, क्रिया कर देगा आयरन के साथ, तो क्या करेगा, इसको जमा देगा। और क्योंकि क्या अस्थाई बनाता है, आयरन के साथ क्या करेगा, क्रिया करके क्या करेगा, अस्थाई उपसंयोजक यौगिक बना लेगा, जिससे क्या होगा, यह रक्त को जमा देगा और आदमी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है। तो फेरस क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करेगा, क्रिया करके कार्बोनिल आयरन 0 बनाता है। पेंटा कार्बोनिल, यहाँ पर पेंटा कार्बोनिल, कार्बोनिल आयरन 0 कौन सा कैसा बनाता है, अस्थाई यौगिक बनाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला है चौथा नंबर, इसका चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्या किया जाता है, चिकित्सा और सौंदर्य के क्षेत्र में उपसंयोजक यौगिक का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा एवं
चिकित्सा और सौंदर्य के सौंदर्य चिकित्सा और सौंदर्य के क्षेत्र में चिकित्सा और सौंदर्य के क्षेत्र में उपसह संयोजन यौगिकों का उपयोग होता है। उपसह संयोजन यौगिकों का उपयोग होता है। फिर 5वां पॉइंट है रासायनिक परीक्षणों में रासायनिक परीक्षणों में उपसह संयोजन यौगिकों उपसह संयोजन यौगिकों का उपयोग होता है। को का उपयोग होता है। जो रासायनिक कोई भी परीक्षण होता है उसमें भी क्या कहते हैं, उपसह संयोजक यौगिकों का क्या कहते हैं, उपयोग किया जाता है। तो आपका चैप्टर लगभग यहाँ पर हो गया है समाप्त। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन टेस्ट कर लेते हैं, तब उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर रिवीजन टेस्ट हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से आप लोग थोड़ा सा इसका टेस्ट दे लीजिए। आप अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो आपको बताना है, इसकी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उसको कमेंट में आंसर बताइए। तो ये हमारा D2sp3, इसकी ज्यामिति बताना है, इसकी ज्यामिति बताइए। ज्यामिति, इसकी ज्यामिति आपको बताना है। फिर दूसरा डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, तो इसमें हमारा ये किस में पढ़ा था, CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी में कौन सा लिगेंड क्षेत्र होगा, प्रबल लिगेंड क्षेत्र होगा कि दुर्बल होगा, इसको आप बताना है। और CFT में जो हमारा D ब्लॉक था, 1 2 3 4 5, यह कितने प्रकार से और किन किन रूपों में क्या होता है, विभक्त होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं D2sp3, तो सीधा हमको दिख रहा है 3 2 5 1 6। जब 6 दिख रहा है तो क्या करेंगे, अष्टफलकी लिख सकते हैं, अष्टफलकी। इससे आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा है नहीं, तो अष्टफल की सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। और जब क्या होगा, यहाँ पर P से क्या है, डेल्टा 0 क्या है, जब अधिक है, डेल्टा O क्या होगा, अधिक होगा, तो कहेंगे क्या हमारा प्रबल लिगेंड क्षेत्र है, प्रबल लिगेंड्स क्षेत्र। अब ये क्या था, CFT के तहत क्या होगा, D ब्लॉक क्या होगा, एक EG में, दो कक्षक किसमें, EG, और 3 कक्षक क्या, T2G। 3 कक्षक किस में टूट रहे थे, T2G में टूट जा रहे थे, T2G में क्या हो गया, टूट जाते थे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, तो होमवर्क HW है आपका। आपको इसका क्या करना है, होमवर्क में आपको इसका नाम बताना है,
CR NH3 का होल 4 BR CR इसका क्या करना है इंटू I, इसका IUPAC क्या करना है, नाम बताना है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो आपको बताना है किसमें, कमेंट में। हम कमेंट ज़रूर चेक करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि आप कमेंट देंगे और कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपको कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर दिया जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके लिए केमिस्ट्री की बेसिक सीरीज हम बहुत ही शानदार तरीके से उसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद IUPAC बहुत ही शानदार तरीके से जो हमारे जो IUPAC है, आपको 5-7 नंबर आपके हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो आपको वो 5-7 नंबर कवर कराएगा। तो IUPAC शुरू करने वाले हैं। कार्बन के कुछ कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा था बहुत ही शानदार तरीके से। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, क्योंकि आपका बेसिक वहीं से क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।